इस बार तुम देखो हिंदी मीडियम का रिजल्ट कितना बढ़िया है। पहले फेज के बिना जो सेकंड फेज में कूदेगा उसकी कहानी खत्म है। ये जो 5 साल लोग 6 साल 8 साल बैठे हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले फेज को महत्व नहीं दिया। बस यहीं पर 90% लोग संकट में आ जाते हैं, क्योंकि जो इस एग्जामिनेशन का कोर है वो आपने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। ये 5 फेज को सिस्टमाइज करो अपने पास। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज और चौथा फेज। इतना कर लोगे तो अंडर 100 रैंक आ जाएगी। अगर इसको तुमने दुगना कर दिया 2000 और 20000 तो अंडर 10। जय हिंद फ्रेंड्स। कौशल्या दशरथ के नंदन, क्या सोच रही हो? और तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ, ऐसे तो कुछ कोई नहीं। जितने भी लोग तैयारी शुरू करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, जो कोर है, कोर वो है ह्यूमैनिटीज। कोर, इस परीक्षा का जो कोर है वो है ह्यूमैनिटीज, यानी हिस्ट्री, यानी पॉलिटी, यानी इकोनॉमी। ये तो दोनों तरफ का साइंस वो है, दोनों स्ट्रीम में आता है। ह्यूमैनिटीज में भी आता है, मैथ्स में भी आता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी। साइंस, साइंस अलग स्ट्रीम हो गया। अब 5 केंद्र हैं इसके, 5 में से 4 जो है वो ह्यूमैनिटीज के हैं। अब देखो इसकी तैयारी करने वालों के सामने क्यों इतनी चुनौती आती है। खासकर इस बार तुम देखो हिंदी मीडियम का रिजल्ट कितना बढ़िया है। मैं तुमसे बार बार कहता रहा कि मीडियम का एक्सप्रेशन, तुम्हारा जहां एक्सप्रेशन अच्छा है वहां तुम्हें नंबर मिलेगा। ये एक भ्रम बैठ गया था हिंदी मीडियम के लड़कों में कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा है ही नहीं। अब पहली दिक्कत क्या आती है कि ये एग्जामिनेशन का कोर ह्यूमैनिटीज है और आपने सिर्फ 10th तक पढ़ा है। मेजॉरिटी ने 10th क्लास तक आपने इसको पढ़ा है, वो भी इस हिसाब से पढ़ा है कि इसका जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर किसी ने गलती से 11th 12th में पढ़ा भी है तो हिंदुस्तान में शायद ही कोई स्कूल हो जहां ह्यूमैनिटीज बहुत अच्छा पढ़ाया जाता हो। तो पहली दुर्घटना आपके जीवन में यह घट गई कि आपको ह्यूमैनिटीज पढ़ना आया ही नहीं। क्यों यहां 5-5 साल 10-10 साल लोगों को लगता है, क्यों ये चीज इतनी कठिन बन गई है? पहला बात यही है कि आपने कभी पढ़ा नहीं। 10th तक पढ़ा और 10th तक आपने इस तरह से पढ़ा कि सिविक्स, छोटी छोटी जो एनसीईआरटी की किताबें, इतने प्यारे प्यारे चैप्टर है उसमें। राइट टू इक्वालिटी चैप्टर है पूरा, इक्वालिटी के नाम से पूरा चैप्टर है, डेमोक्रेसी के नाम से पूरा चैप्टर है। क्लास 9 डेमोक्रेसी क्लास 9 में पूरा चैप्टर है, लेकिन पढ़ा ही नहीं। ह्यूमैनिटीज को कोई ट्रीटमेंट ही नहीं इस कंट्री में। कहते हैं साइंस पढ़ोगे फायदा है, कॉमर्स पढ़ोगे फायदा है। इस कंट्री में तो मानते ही नहीं कि ह्यूमैनिटीज पढ़ने से कोई फायदा है। वो कहते हैं कॉमर्स पढ़ लो उससे फायदा है, सबसे ज्यादा वो कहते हैं साइंस पढ़ने से फायदा है, दूसरा वो कहते हैं कॉमर्स पढ़ने से फायदा है, लेकिन वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज पढ़ने से कोई फायदा नहीं। और इस एग्जामिनेशन का कोर है ह्यूमैनिटीज। बस यहीं पर 90% लोग
संकट में आ जाते हैं, क्योंकि जो इस एग्जामिनेशन का कोर है वो आपने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। अब ह्यूमैनिटीज क्यों पढ़ते? हिस्ट्री उठा लेते हैं। हिस्ट्री क्यों पढ़े? अब पढ़ने के दो तरीके हैं, एक जो हिंदुस्तान का तरीका है रटने का, इसीलिए तो ये देश की स्थिति देखो क्या है, सब अलग गाना गा रहे हैं। इस देश में हर आदमी अलग गाना गा रहा है, पता ही नहीं। मंदिर व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? ऋग्वैदिक काल में। खाने को नहीं था तब, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। अरे वैदिक काल से मंदिर है भैया, सबसिस्टेंस, भरण पोषण अर्थव्यवस्था, वहां कहां मंदिर बनेगा? है संभावना? तुम तो अभी 12th में हो ना, 12th कर लिया, अभी रिजल्ट आया तुम्हारा। पढ़ा ही नहीं, इस देश को ह्यूमैनिटीज पढ़ाई नहीं गई। पास्ट को पढ़कर प्रेजेंट का अवलोकन, इवैल्यूएशन। विभिन्नतावादी भारत को पहली बार किसने संभाला? अशोक ने। विभिन्नतावादी भारत को दोबारा किसने संभाला? अकबर ने। तो आज भी तो उसी तरह इस विभिन्नतावादी भारत को संभाला जा सकता है। मुगल काल की अर्थव्यवस्था पढ़ो, सन्नाटे में आ जाओगे, इतनी मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। नहीं, मुगल काल पूरा ही इतनी प्रॉस्पेरिटी थी विलेज लेवल पे। और उसकी वजह क्या थी? मुगलों ने एक बड़ा अच्छा काम किया, किसान उत्पादक भी है, कपास पैदा कर रहा है, लेकिन वो मुगल कह रहे हैं, मुगल संरचना ऐसी है सरकार की कि वो किसान से कह रहे हैं कि देखो तुम सिर्फ कच्चा माल मत बेचो, तुम चरखा रखो, सूत बनाओ, तो रॉ मटेरियल भी बेचो, मतलब तुम रॉ मटेरियल बेचो कपास, और तुम फिर सूत बेचो। तो कपास बिकेगा 100 रुपया किलो, सूत बिकेगा 200 रुपया किलो। यानी किसान उत्पादक भी है, प्रोड्यूसर भी है। यह पहली गलती हो गई कि इस देश में 10th तक ह्यूमैनिटीज को पढ़ाया गया, लेकिन ऐसे पढ़ाया गया। हिस्ट्री पढ़ना है, पास्ट को जानना है, पास्ट को जानकर प्रेजेंट का इवैल्यूएशन करना है, और फिर भविष्य की रूपरेखा तैयार करनी है। इसलिए हिस्ट्री पढ़ना है। इकोनॉमी क्यों पढ़ना है? अब इकोनॉमी जो आदमी नहीं समझेगा, आधुनिक अर्थव्यवस्था के 3 पिलर हैं। कौन कौन से? आधुनिक अर्थव्यवस्था के 3, आधुनिक अर्थव्यवस्था मैं नहीं कह रहा हूं, आधुनिक अर्थव्यवस्था के 3 पिलर हैं। अगर वो 3 कमजोर हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था अपने आप कमजोर होती चली जाएगी। ये तो नेशनल इनकम तुम बता रही हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, वो तो नेशनल इनकम की बात हो रही। आधुनिक अर्थव्यवस्था, अब तुम सोचो, एक बड़ी छोटी सी बात सोचो, 1949 में एक कंट्री पैदा हो रही है, चाइना। चलो 1950 मान लो, हाँ? और 2020 में ये कंट्री वर्ल्ड पावर बन रही है। हम भी तो उसी के आसपास पैदा हुए, 1947 इंडिया। पाकिस्तान भी तो उसी समय पैदा हुआ, 1947। ये तीनों कंट्रियां एक ही साथ जन्म ले रही हैं। उसी परिस्थिति से गुजर रही हैं। पर तुमने अभी हिस्ट्री में 100 फ्लावर कैंपेन नहीं पढ़ा होगा, माओ का। पढ़ लोगे, सन्नाटे में आ जाओगे। 100 फ्लावर कैंपेन
फ्लावर, फूल फूल, 100 फ्लावर। 1871 में जर्मनी पैदा हुआ, 1871 में जर्मनी पैदा हुआ, और 1941 में 1914 में ब्रिटेन से पंगा ले रहा है। तो 1871 से 1941 तक कुछ तो किया होगा। कोई कंट्री ऐसी ताकतवर बन जाएगी? लेकिन तुमने कभी ये सब सोचा ही नहीं। तुम पढ़ना चाहते हो बस। तुम सिर्फ पढ़ना चाहते हो। एटीन 1871 से पहले जर्मनी था ही नहीं, और 1910 में जर्मनी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील। (1871) में जर्मनी देश बना। 1910 में जर्मनी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आयरन, लोहा और इस्पात का। पहला यूएस, दूसरा जर्मनी, तीसरा ब्रिटेन। तुम पढ़ना चाहते हो, तुम सोचना नहीं चाहते। ह्यूमैनिटीज का सारा खेल सोचने का है, कनेक्ट करने का। एटीन 67 में एक कंट्री पैदा हुई, जापान, और 1910 में वर्ल्ड पावर, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ। ये देखो, ये 1871 में कंट्री पैदा हुई जर्मनी, 1910 में इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। 1867 में कंट्री पैदा हुई जापान, 1910 में वर्ल्ड पावर, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ। 1949 में कंट्री पैदा हुई चाइना, और 2020 में वर्ल्ड पावर, सुपर पावर को टक्कर दे रही है। तो कुछ तो कॉमन होगा ना इन तीनों कंट्रियों में। सेवेंटी 87 में पैदा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और 1945 में विश्व वैश्विक शक्ति। इन चारों में कुछ तो कॉमन होगा, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। जब किसी अभी टॉपरों का रिजल्ट आया, काहे ढूंढ रहे हो उनको कि भैया कुछ बता दो हमको भी। ये टॉपर है, ये दो तो इंटरव्यू से बाहर हो चुके थे, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचे। ये इनका इंटरव्यू चल रहा है, राम जाने क्या होगा इनका। ये क्वालिफाई कर चुके इंटरव्यू। तो इन चारों कंट्रियों में जो पैदा हुई, ऐसे ही एक कंट्री पैदा हुई 1947 में, इंडिया। इकोनॉमी अगर नहीं पढ़ोगे किस बैंक का सबसे कम एनपीए है हिंदुस्तान में? कौन सा बैंक है इंडिया का जिसका सबसे कम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए? सबसे टॉप स्टेटस में कौन सा बैंक चल रहा है इंडिया का, प्राइवेट सेक्टर? एसबीआई प्राइवेट है। देखो, अभी तुमसे कह दूं सारा इस बार के बजट के हिसाब से सारे सेक्टर बना दो, इंडस्ट्री कुछ ना बना पाओगे। तुमको पता ही नहीं, तुमको पढ़ना है बस, तुमको बस पढ़ना है।
सोचना, बोले भाड़ में गया सोचना। तुम्हारी दिक्कत यही है, तुमको सिर्फ पढ़ना है। तुम बाहर से खूब बदलने को तैयार हो, अंदर से तैयार ही नहीं हो। अंदर से कह रहे हो कोई ताबीज दिलवा दो, कोई ऐसी चीज दिलवा दो कि यहां ना बदलना पड़े, और वहां ना बदलने का रास्ता ही नहीं है ही नहीं। देखो हजारों लड़के कोचिंग जा रहे हैं, जैसे रिजल्ट आया सारी कोचिंगें कूद पड़ी मार्केट में, हमारा हमारा हमारा। एक एक लड़के को 10-10 कोचिंग क्लेम कर रही है, हमारा। हम नहीं टॉप में, हमने कहा जो सिलेक्शन ले लिया वो मैं किसी को नहीं जानता। कैसे कूद पड़े सब। हम भेज रहे हैं 2 लड़का, चलो इन दोनों को आईएएस बनाओ। हो सकता है कुछ मंत्र वंत्र जिन्न पकड़े हो। अब हम क्या कर सकते हैं। अब देखो हम किसी पे कमेंट नहीं कर सकते ना, हो सकता है उसका कोई अपना तरीका हो, जिन्न उन पकड़े हो पेपर ऊपर निकाल लाता हो। गारंटी तो लेना बिल्कुल बेवकूफी है, मतलब मेरी नजर में बेवकूफी है। बाकी कोई गारंटी ले रहा है वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता गारंटी ली जा सकती है, ऐसा नहीं किया सकता। इकोनॉमी, तीन चीजों पे आधुनिक इकोनॉमी टिकी है, 3। पहला बैंक्स, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा मार्केट। ये 3 पिलर हैं आधुनिक इकोनॉमी के, और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तीनों गड़बड़ाए, इकोनॉमी खत्म। ये पब्लिक से पैसा लेगा, ये फिर इंडस्ट्री में लगाएगा, फिर ये मार्केट को बूम, सब मिलकर मार्केट को स्ट्रांग बनाएंगे, कमजोर बनाएंगे। तो इस देश के कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये सारी कंट्रियां बनी। बैंक पढ़ लिए इकोनॉमी में, तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि इस देश में सब पढ़ना चाहते हैं। इकोनॉमी पढ़ो तुम, इस इंटरकनेक्टिविटी को समझो कि बैंकिंग व्यवस्था के मजबूत होने से स्टॉक एक्सचेंज मजबूत होगा, बैंकिंग और स्टॉक एक्सचेंज के मजबूत होने से मार्केट मजबूत होगी, इन तीनों के मजबूत होने से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को गति मिलेगी। तो पहला काम तैयारी में तो तुम लोग ये करो सारे लोग कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ो इस एंगल से कि इन्हें क्यों पढ़ना चाहिए। यह पहला चरण होगा। तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स पढ़ने के लिए। पहला फेस पढ़ने का कि हम फिर से हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम फिर से पॉलिटी पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम, लेकिन अब पढ़ने का उद्देश्य परसेंटेज नहीं होगा, अब पढ़ने का उद्देश्य व्यू पॉइंट होगा। तो पहले पढ़ो, पहले सारे सब्जेक्ट्सों को पढ़ो। एक बार इकोनॉमी को पढ़ो, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, इसका पहले एक व्यू वो बनाओ सामान्य अपने शब्दों में, टीचर के शब्दों में नहीं। किताब से पढ़ लिया, टीचर ने तुम्हें पढ़ा दिया, फिर एसएलआर जो है उसको अपने शब्दों में सोचो, अपने शब्दों में कि यार बैंकिंग में एसएलआर क्या है यार, उसको अपने शब्दों में कार्व आउट करो, उसको अपने शब्दों का जामा पहनाओ, उसको अपने एग्जाम्पल दो। वो तुम्हारा होमवर्क है, वो तुम्हारा होमवर्क है। तो एक डेफिनेशन किताब की हो गई, एक डेफिनेशन टीचर की, और एक तुमने अपनी तैयार की। तो जो तुमने अपनी तैयार की वो यहां सेव रहेगी।
ये पहला चरण है, पढ़ो। पहले ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्टों को पढ़ लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब, ज्योग्राफी पढ़ो। तो ज्योग्राफी पढ़ लो, इकोनॉमी पहले पढ़ लो। जब तुमने पढ़ लिया सबको, ये पहला चरण होना चाहिए। जब तुमने पढ़ लिया तब तुम्हारा दूसरा चरण शुरू होता है, सेकंड फेज। और ये सेकंड फेज जो तुम्हारा शुरू होगा आईएएस की तैयारी का, पहले फेज के बिना जो सेकंड फेज में कूदेगा उसकी कहानी खत्म है। ये जो 5 साल लोग 6 साल 8 साल बैठे हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले फेज को महत्व नहीं दिया। ये सेकंड फेज। अब जब तुम इकोनॉमी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, तब तुम्हारी किताब क्या है? लक्ष्मीकांत। लेकिन ये अकेले काम नहीं करेगी, अकेले बेकार है, ये अकेले किसी काम की ही नहीं है। समझना इस बात को, अकेले लक्ष्मीकांत किसी काम की नहीं है। पढ़ते रहो जन्म भर। तो किसके साथ पढ़नी है? अनसॉल्व्ड के साथ। इसके बिना लक्ष्मीकांत अधूरी है। अब तुमने चैप्टर उठाया प्रियम्बल, तुमने चैप्टर उठाया, तो पिछले 15 साल के जितने क्वेश्चन हैं सबको नोट डाउन कर लो, प्रियम्बल वाले। और जैसे तुमने 15 साल के क्वेश्चन नोट डाउन किए, 20 के कर लो, 20 से कर लो। तो जैसे तुमने 20 साल के क्वेश्चन नोट डाउन किए, तुमको 2 बात पता चल गई, क्या और कैसे। तब पढ़ो इस किताब को। क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है, तीनों बातें। वरना पढ़ते रहो, जितना मन में आए पढ़ो। उलझाना नहीं है। तुम क्या करते हो, आके पूछते हो सर एनसीईआरटी पढ़ ले। ये पहला फेस है जहां तुम ये समझोगे इकोनॉमी क्यों पढ़ना है, पॉलिटी क्यों पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा 10th तक का ह्यूमैनिटीज है, वो भी। ये दूसरा चरण है। आज के युग में जितने भी आईएएस की तैयारी लड़के कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि उन्होंने फर्स्ट फेज को नहीं किया ही नहीं। बताओ, जो आदमी फर्स्ट फेस नहीं करेगा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप कराते हैं ना, कि पहले बॉडी गर्म कर लो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर भारत में जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं। पहला फेस टच ही नहीं करना चाहते। फिर तीसरी चीज जो है, थर्ड फेस, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूज़पेपर। ये 10th से भारत के स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, 10th से। लेकिन इसको सिर्फ आईएएस की तैयारी करने वाले लोग पढ़ते हैं। यही वो न्यूज़पेपर है जिसने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे अहम भूमिका निभाई। लिट्टन के टाइम पे जब हम पढ़ेंगे, लिट्टन के टाइम पे, लिट्टन 1876, 90% लोग इलिटरेट, 90% लोग इलिटरेट। फिर ये न्यूज़पेपर क्या कर रहा था, तो एक मूवमेंट भारत में चला, उसको कहा गया लाइब्रेरी मूवमेंट। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक विलेज में, जो उस गांव का पढ़ा लिखा आदमी होता था, वहां जो समुदाय कम्युनिटी हॉल होता था, वहां वो आदमी बैठता था रात शाम को, उसके पास एक न्यूज़पेपर होता था, एक चारपाई होती थी, गांव के लोग सामने आके बैठते थे, वो न्यूज़ पढ़ के उनको सुनाता था। फिर लोग उस पर चर्चा करते थे। तभी तो इसने न्यूज़पेपर में बैन लगाया लिट्टन ने, क्योंकि जिस देश में 90% जनता अशिक्षित हो, वहां वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने की जरूरत ही क्या है।
कितने समझदार लोग थे। यहां तो लड़का घूम रहा है चारों तरफ, सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़े सर, कैसे मतलब। अब देखो गलती, अब ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड ही नहीं है, और ह्यूमैनिटीज क्या केंद्र है न्यूज़पेपर। ये देखो खेल, ह्यूमैनिटीज इज इक्वल टू न्यूज़पेपर। ये खेल देखो, ह्यूमैनिटीज पता ही नहीं और ह्यूमैनिटीज इज इक्वल टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ोगे, इकोनॉमी, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ोगे, चीन ताइवान रिलेशन, आईआर। तुम लोगों से मैंने क्लास में पूछा था ना, यूक्रेन के बॉर्डर राष्ट्र बताओ, प्री में पूछ लिया इस बार, प्री में पूछ। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साहब कर रहे हो, हमने आपने पूछा था, हमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहां है, और जहां है वहां भी नहीं मजा ले पा रहे हो। सबसे मजेदार बात क्या है कि जहां तुम्हारा ध्यान है, अगर वहीं तुम संतुष्ट हो जाओ तो भी बड़ी बात है, वहां भी तुम घोर असंतुष्ट हो। ना तुम खाने से संतुष्ट हो, ना तुम स्त्री से संतुष्ट हो, ना पुरुष से संतुष्ट, तुम दुनिया में किसी चीज से संतुष्ट ही नहीं हो। कर क्या रहे हो। ये देखो, ये ह्यूमैनिटीज इज इक्वल टू न्यूज़पेपर, और ह्यूमैनिटीज तुम्हारा माइनस में है। गवर्नर पे क्वेश्चन आ गया, पॉलिटी आ गई। पूरा न्यूज़पेपर ह्यूमैनिटीज के सिवा कुछ है। वो माइनस में है तो ये पॉजिटिव कैसे हो जाएगा। और यूपीएससी को ये बात समझ में आ, माइनस में चल रहे हो, तो उसने क्या किया, एक नया गेम सेट कर दिया। कहा सारे साल, पूरे साल में जो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आईआर, इकोलॉजी से जो क्वेश्चन बने वहीं से बना दो क्वेश्चन, क्योंकि ये न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं पाएंगे, कोचिंग वाले ध्वस्त हो जाएंगे। क्योंकि जो पढ़ाया जाएगा क्लास में वो ट्रेडिशनल पढ़ाया जाएगा, वाटर, ओशियन करंट, हुमायूं, बलबन, फलाना, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। लड़कों में विषाद पैदा हो जाएगा कि यार कोचिंग से कुछ आ ही नहीं रहा है। नहीं होगा, हो जाएगा। तीसरा, जिसका पहला फेस माइनस में होगा तो उसका तीसरा फेस कभी पूरा ही। इसीलिए तो इस देश में न्यूज़पेपर में लोग क्या पढ़ते हैं, बलात्कार, तुम देखो हिंदी बेल्ट के सारे न्यूज़पेपर उठा के देख लो, गांव में बकरी हुई चोरी, उठा के देखो न्यूज़पेपर। नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर भी तो वही बिके, ये कहां, ये सब पढ़े ही नहीं है। चौथा फेस, प्रैक्टिस। 1 साल पूरा चाहिए मिनिमम, 1000 क्वेश्चन मेंस, जीएस और ऑप्शनल, और मिनिमम 10,000 क्वेश्चन प्रीलिम्स चाहिए ही चाहिए, करना ही करना है। और उसमें भी 1:4 का फॉर्मूला जो मैं तुम लोगों को बता चुका हूं। इतना कर लोगे तो अंडर 100 रैंक आ जाएगी। पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस और चौथा फेस। चौथे फेस में इतना कर लोगे तो 100 के नीचे रैंक आ जाएगी। और अगर इसको तुमने दुगना कर दिया, 2000 और 20,000, तो अंडर 10। और पांचवा फेस जिसको तुम निगलेक्ट ही नहीं कर सकते, 5th फेस, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। ये 5 फेस को सिस्टमाइज करो अपने पास।
इस 5 चीजों को एकदम सिस्टमाइज कर लो।